विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का जो 10वां चैप्टर चल रहा है बेटा, वेक्टर अलजेब्रा की 10.4 एक्सरसाइज तक हमने करा दी हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल पोर्शन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आएंगे। 2 या 3 वीडियोज़ में हम पूरे इसके एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ बेटा इसके एग्जाम्पल भी कवर कराएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, ये कह रहा है दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण करना है बेटा। डायरेक्शन हम जानते हैं, ये डायरेक्शन होती हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये इनका ओरिजिन होता है, इनका सभी का क्रॉस पॉइंट। उसने कहा है 30 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, दक्षिण की तरह ये रही साउथ से 30 डिग्री पश्चिम की तरफ इधर, मतलब पश्चिम की तरफ घूमना है। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे ऐसे घूम गए, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। और कितने किलोमीटर का विस्थापन है बेटा? 40 किलोमीटर का विस्थापन। ठीक है, यही हो गया इसका आलेखीय निरूपण। समझ में आ गया? अगला ये कह रहा है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश रूप में श्रेणीबद्ध करना है। ये बताना है कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। तो ये क्या दे रखा है? पहला 5 सेकंड दे रखा है बेटा, 5 सेकंड समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगला दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है? आयतन कैसी है बेटा? अदिश राशि है। 10 न्यूटन क्या है? न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। बल कैसी राशि है बेटा? सदिश। अगला 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा क्या दे रखी है? गति दे रखी है, या चाल कह सकते हैं। तो कैसी हो जाएगी? अदिश राशि। अगला दे रखा है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम किसका मात्रक होता है बेटा? ग्राम द्रव्यमान का होता है। और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बेटा लंबाई का। और लंबाई गुणा लंबाई, ये क्या दे रखा है बेटा? आयतन का हो जाएगा। तो द्रव्यमान बट्टा आयतन किसका होता है? घनत्व। और घनत्व कैसी राशि हो जाएगी? फिर अदिश राशि हो जाएगी। अगला दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ डायरेक्शन दे रखी है, तो कैसी राशि हो जाएगी बेटा? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा इस आकृति में ये बताने कौन सा संरेख सदिश है, कौन सा समान सदिश है और कौन सा सहआदिम सदिश है। संरेख सदिश कौन से होते हैं? संरेख सदिश बेटा वो सदिश होते हैं जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, चाहे उनकी दिशाएं कैसी भी रही हों। तो देखना, वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, वेक्टर सी की भी डायरेक्शन इधर है, तो ए और सी तो समांतर हो गए, समांतर भी है और ये संरेख भी है। और देखना डी इसी लाइन पे है लेकिन समांतर, लेकिन डायरेक्शन इसके अपोजिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ए, सी और डी कैसे हो जाएंगे बेटा? संरेख सदिश। अगला कह रहा है समान कौन से होते हैं? जो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हों और उनकी दिशाएं एक ही तरफ हों, तो कैसे सदिश कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। तो बेटा वेक्टर ए और वेक्टर सी कैसे हो जाएंगे? समान सदिश। अगला है सहआदिम क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, सहआदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे देखना, अब इनका तो ये प्रारंभिक बिंदु नहीं है, क्योंकि इस वेक्टर बी का यहाँ एंड पॉइंट है और यहाँ वेक्टर ए का शुरुआती पॉइंट है, तो ये तो सहआदिम नहीं है। अब यहाँ देखना, वेक्टर सी, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर डी, तो बी, सी और डी कैसे? सहआदिम सदिश हैं। क्यों है सहआदिम? क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पलों पर। अगला एग्जाम्पल 4, ये कह रहा एक्स, वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। यदि वेक्टर ए बराबर ये दे रखा है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है बेटा 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। ये समान वेक्टर है। समान वेक्टर का मतलब क्या है? दोनों वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटा, जब दो वेक्टर समान वेक्टर हैं, दोनों वेक्टरों के जो संगत अवयव होंगे, मतलब आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट समझ रहे हैं, इनके गुणांक, मतलब आई का जो गुणांक है, जे का गुणांक, के का गुणांक,
तो ये बराबर हो जाते हैं जब ये दोनों वेक्टर समान है। तो बेटा यहाँ आई का गुणांक x है और यहाँ बेटा आई का गुणांक 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ j का 2 है बेटा और यहाँ y का कितना है, सॉरी j का कितना है y, तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अब देखना यहाँ k का कोफिशिएंट z और यहाँ k का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, एक्चुअल में कितना 1 है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझ में आ गया। तो x का मान 2, y का मान भी 2 और z का मान 1। क्यों आ गए? क्योंकि जब दो वेक्टर समान वेक्टर हैं तो इनके संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगला है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है बेटा आई कैप प्लस 2j कैप और वेक्टर बी बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप। तब क्या उसने कहा है, क्या मॉडुलस ए बराबर होगा मॉडुलस बी के? पहले तो ये बताना है मॉडुलस ए का मान मॉडुलस बी के बराबर होगा। क्या सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान हैं? तो ये देखना है बेटा। पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे वेक्टर ए का। वेक्टर ए का मॉडुलस निकालने का तरीका बताया हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में। जब किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं, उसका परिमाण निकालते हैं, उसका मापांक निकालते हैं, तो बेटा आई का गुणांक अंडर रूट में आई का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस जे का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस के का गुणांक उसका स्क्वायर। तो मॉडुलस ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आई का गुणांक कितना 1, 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना बेटा 2, 2 का स्क्वायर, के यहाँ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो अंडर रूट 5 हो गया। ऐसे बेटा वेक्टर बी का मॉडुलस निकाला तो कितना हो गया, आई का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस जे का गुणांक उसका स्क्वायर, यहाँ भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। तो वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए का जो मॉडुलस है वेक्टर बी के मॉडुलस के बराबर तो हो गया। लेकिन ये दोनों वेक्टर वेक्टर ए और बी समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आई की दिशा में ये 1 यूनिट है और ये आई की दिशा में 2 यूनिट है, ये जे की दिशा में 2 यूनिट है, ये जे की दिशा में 1 यूनिट है, इसलिए वेक्टर समान नहीं है क्योंकि इनके जो घटक हैं अलग अलग है। समझ में आया? अब अगला एग्जाम्पल है 6। एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है सदिश वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश, इस वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, मतलब यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। यूनिट वेक्टर के लिए बेटा हमने बताया वेक्टर ए, जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना तो ए कैप होगा, ए कैप बराबर हो जाता है बेटा वेक्टर ए बट्टे वेक्टर ए का मॉडुलस। तो वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस। तो वेक्टर ए जो दे रखा है कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो पहले इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वही प्रोसेस, आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 4 और 9 13, 13 और 1 14, अंडर रूट 14 हो गया। अब ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बट्टे वेक्टर ए का मॉडुलस। वेक्टर ए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉडुलस ए। और मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी है बेटा अंडर रूट 14। इनको सेपरेटली लिख दिया, 2 बट्टे अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 बट्टे अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 14 के कैप। अगला है 7वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेक्टर ए बराबर दे रखा आई कैप माइनस 2j कैप, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना है बेटा 7 इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये कह रहा है वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना है 7 इकाई। पहले तो जो सदिश दे रखा है बेटा इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉडुलस। तो ये कितना हो जाएगा, इनका परिमाण निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 ये और 1 ये 5, तो अंडर रूट 5 हो जाएगा बेटा इसका मॉडुलस। तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए जैसा ऐसा ही लिख दिया आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, तो अंडर रूट 5, तो कितना हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 2 बटे अंडर रूट 5 जे कैप। ये तो हो गया वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ए के अनुदिश 7 परिमाण वाला सदिश पूछ रहा है। वेक्टर ए के अनुदिश 7 परिमाण वाला, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू ए कैप। तो 7 इंटू ए कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ए कैप ये रहा 1 बट्टे अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 2 बट्टे अंडर रूट 5 जे कैप। अब इनका इससे गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 7 का गुणा 1 से किया तो 7 बट्टे अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 7 दूनी 14 बट्टे अंडर रूट 5 जे कैप। समझ में आया 7वां एग्जाम्पल। अगला आते हैं 8वें। ये कह रहा है सदिश दे रखे हैं 2, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इसके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश पूछ रहा है। मतलब क्या कह रहा है इसका, ये कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी 2 वेक्टर दे रखे हैं, इसके योगफल के अनुदिश पहले तो इन दोनों का योग ज्ञात करना है, फिर उसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए और बी इन दोनों का योग कोई तीसरा वेक्टर सी मान सकते हैं। तो वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 4 आई कैप
2j और 1j 3j कैप, माइनस के 5 और प्लस के 3 तो माइनस के 2k कैप। तो वेक्टर a प्लस b का जब योग आएगा तो कितना हो जाएगा, वेक्टर c बराबर हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब इसका मॉडुलस निकाल दो। इसका मॉडुलस वही प्रोसेस है, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, अंडर 29 हो गया। और सी कैप निकालना है, मतलब इन दोनों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश सी कैप मान लिया। सी कैप बराबर कितना हो जाएगा बेटा, वेक्टर सी बटे वेक्टर सी का मॉडुलस। तो वेक्टर सी तो ये रहा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन वेक्टर सी का मॉडुलस अंडर 29 है। तो कितना हो जाएगा, सेपरेट लिख दिया अलग अलग, 4 बट्टे अंडर 29 आई कैप प्लस 3 बट्टे अंडर 29 जे कैप माइनस 2 बट्टे अंडर 29 के कैप। ठीक, आगे बढ़ते हैं 9वां एग्जाम्पल। 9वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये देखते हैं। ये कह रहा है सदिश दे रखे हैं, एक सदिश दे रखा है वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। इसके दिक् अनुपात पूछ रहा है बेटा, और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कर रहे हैं। दिक् अनुपात क्या होते हैं, कोई भी वेक्टर जो दे रखा होता है उसके आई जे और के जो गुणांक होते हैं वही हमारे दिक् अनुपात होते हैं। तो ये वेक्टर ए दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो आई का गुणांक पहले में कितना है, यहाँ 1, यहाँ भी कितना 1, यहाँ कितना है के का गुणांक माइनस 2। तो इसके जो दिक् अनुपात होंगे बेटा कितने कितने हो जाएंगे, 1 1 माइनस 2। या हम ये भी कह सकते हैं सदिश आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के अनुपात का है। तो इसके जो दिक् अनुपात होंगे कितने हो जाते हैं, ABC होते हैं। और ABC के जो घटक हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, ये एक्स वाई जेड हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू एक्स हो जाएगी, बी की वैल्यू वाई हो जाएगी, सी की वैल्यू जेड। या डायरेक्टली यहाँ से कर दें, इसके जो दिक् अनुपात हैं 1 1 माइनस 2 हो गए। ठीक है, और अब इसके निकालने क्या, दिक् अनुपातों को बेटा ABC से डिनोट करते हैं, और जो दिक्कोज्जाएं होती हैं दिक् अनुपात को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं और दिक्कोज्जाओं को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन L बराबर क्या हो जाता है, ए बट्टे मॉडुलस ऑफ आर, एम बराबर बी बट्टे मॉडुलस ऑफ आर, एन बराबर सी बट्टे मॉडुलस ऑफ आर। मॉडुलस ऑफ आर कितना हो जाएगा इसका देखेंगे, जब वेक्टर ए का मॉडुलस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो कितने हो गए, 1 और 1 2, 2 और 4 कितने हो गए, अंडर रूट 6 हो जाएंगे। तो एल बराबर ए बट्टे मॉडुलस ऑफ आर, ए की वैल्यू कितनी बेटा 1 1 बट्टे अंडर रूट 6 हो गया। एम बराबर कितना हो गया बेटा, बी बट्टे मॉडुलस ऑफ आर, बी के मतलब क्या है, जे का गुणांक, जे का गुणांक कितना बेटा 1 1 बट्टे अंडर रूट 6। एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सी बट्टे मॉडुलस ऑफ आर, सी की वैल्यू कितनी बेटा माइनस 2 बट्टे मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 6। और दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे इसके, डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे, 1 बट्टे अंडर रूट 6, 1 बट्टे अंडर रूट 6 और माइनस 2 बट्टे अंडर रूट 6। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल 10। ये कह रहा है बिंदु दे रखे हैं बेटा P और Q दे रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 0, Q के दे रखे हैं -1 -2 -4। इनको मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट, मतलब P से Q की तरफ जाने वाला एक सदिश ज्ञात करना है। P से Q की तरफ दिष्ट क्या हो जाएगा बेटा, जैसे पहले P के कोऑर्डिनेट लिखो। P के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 2 3 और 0। Q के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, -1 -2 -4। P से Q की तरफ दिष्ट ज्ञात करना था बेटा, PQ ज्ञात करना, वेक्टर PQ। वेक्टर PQ कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, Q के निर्देशांकों में से P के निर्देशांकों को घटा दो, सीधा सी बात है। तो Q के निर्देशांकों में से PQ को घटाना, तो -1 -2 आई कैप प्लस -2 और ये -3 जे कैप प्लस -4 -0 इंटू के कैप। ठीक, अब सॉल्व करना, वेक्टर PQ बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर PQ बराबर -1 और -2 कितने हो गए बेटा, -3 आई कैप। बेटा 2 माइनस का और 3 भी माइनस का, तो -5 हो गए, -5 जे कैप -4 के कैप। P से Q की दिशा में या P से Q की तरफ दिष्ट जो वेक्टर आएगा कितना हो जाएगा, वेक्टर PQ बराबर -3 आई कैप -5 जे कैप -4 के कैप। ठीक है, यही आ गया, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब है एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 बिंदु हैं P और Q लीजिए, 2 बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश, मतलब
बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है बेटा 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B और OQ बराबर कितना है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, एक तीसरा कोई बिंदु R है उसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करता है। तो बेटा P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो कोई बिंदु O मान लिया और किसी बिंदु O के सापेक्ष P और Q के स्थिति सदिश कितने हो गए OP हो गया और OQ हो गया और R का स्थिति सदिश भी क्या हो जाएगा OR हो जाएगा। OR बराबर क्या होता है जब अंतर विभाजन करने वाला फॉर्मूला जो होता है बेटा क्या हो जाएगा OR बराबर हो जाता है बेटा M इंटू वेक्टर B प्लस NA अपॉन M प्लस N। यहाँ M अनुपात N कितना दे रखा है बेटा 2:1 दे रखा है। वेक्टर A क्या हो जाएगा वेक्टर A की जो वैल्यू है वो OP हो जाएगी और वेक्टर B की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा OQ हो जाएगी। तो वेक्टर A की जगह पर तो लिख देंगे हम OP, वेक्टर B की जगह पर लिख देंगे OQ और M अनुपात N कितना है 2:1 जो अनुपात दे रखेंगे। फॉर्मूला ये हो जाएगा OR बराबर MB प्लस NA अपॉन M प्लस N जब अंतर विभाजित करना। जब बेटा बाह्य विभाजित करता तो क्या हो जाता OR बराबर MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। जहाँ M और N तो अनुपात हैं और A और B वो स्थिति सदिश हैं जो हमने दे रखे हैं। तो OP बराबर A हो गया और OQ बराबर B हो गया। वही यही प्रोसेस है। OR बराबर हो गया MB, M कितना है 2 इंटू B का मतलब OQ तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस NA, N का मतलब कितना 1, A का मतलब कितना हो जाएगा ये रहा 3 इंटू वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B अपॉन क्या हो जाएगा M प्लस N मतलब 2 और 1 जोड़ दिए 3। अब इनका सॉल्यूशन किया तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 3A माइनस 2B। तो 2A और 3A कितने हो गए बेटा 5A और ये 2B प्लस के और 2B माइनस के कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5A/3। अब बाह्य विभाजन का ज्ञात करना है तो बाह्य विभाजन के लिए भी वही प्रोसेस वेक्टर P और Q को या बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश वही प्रोसेस OR बराबर कितना हो जाएगा MB माइनस NA अपॉन M माइनस N हो जाएगा। तो M मतलब 2 B मतलब वेक्टर B, ये OQ जो है वेक्टर B की तरह ट्रीट करेगा तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस 3A माइनस 2B इंटू N क्या है N रेशियो हमारा 1/2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2A प्लस 2B माइनस 3A प्लस 2B तो 2A प्लस के और बेटा 3A माइनस के तो कितना हो जाएगा A माइनस का हो जाएगा 1 और ये 2B प्लस के और देखना यहाँ 2B कैसा हो जाएगा प्लस के 2 और 2 4B प्लस के हो जाएंगे तो 4B माइनस A/1। ठीक है। अगला एग्जाम्पल 12 है। ये कह रहा है दर्शाइए कि 3 बिंदु दे रखे हैं बिंदु A B और C इनके स्थिति सदिश दे रखे हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर B का स्थिति सदिश दे रखा है बिंदु B का स्थिति सदिश i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। C का स्थिति सदिश 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये सिद्ध करना है। जब बेटा ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो पहले जब ये ABC समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ABC ABC। जब ये ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो बेटा पहले हमें AB निकालना पड़ेगा वेक्टर AB, फिर बेटा हमें BC निकालना पड़ेगा। A से B निकाल दिया, BC निकालेंगे बेटा और एक AC निकालना पड़ेगा। मतलब तीनों के स्थिति सदिश निकालने हैं, AB निकालना है, BC निकालना है और AC बोल सकते हैं, CA बोल सकते हैं। जब बेटा AB निकालेंगे वेक्टर AB तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा वेक्टर AB बराबर हो जाएगा बेटा B के स्थिति सदिश में से A के स्थिति सदिश को घटा देंगे। ऐसे BC में C के स्थिति सदिश में से B के स्थिति सदिश को घटा देंगे। AC में AC बोले या CA बोले। जब AC निकालेंगे तो C के स्थिति सदिश में से A को घटाना है और जब CA निकालेंगे तो A के स्थिति सदिश में से C के स्थिति सदिश को घटाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब AB निकालेंगे तो B के में से A को घटाना है, BC निकालना है तो C में से B को घटाना है और AC निकालना है तो C में से A को, या CA निकालेंगे तो A में से C को। ठीक है, वही प्रोसेस है। AB वेक्टर AB बराबर कितना हो जाएगा
बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटाना, आई वाले में से आई वाले को घटाना, जे में से जे वाले को घटाना, के वाले में से, तो ए बी, तो बी में से ए को घटाओ। देखो यहाँ आई का गुणांक कितना 1, तो 1 में से 2 जाएगा, तो 1 माइनस 2 आई कैप प्लस यहाँ कितना बेटा -3, और ये माइनस फिर -1 होगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 इंटू जे कैप प्लस -5, और यहाँ कितना हो जाएगा -1 इंटू के कैप। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -i कैप -2 जे कैप -6 के कैप। ऐसे वेक्टर बी सी निकाल दिया है बेटा। सी के स्थिति सदिश में से बी के स्थिति सदिश को हटा देना है, तो 3 में से 1 गया तो 2, -4 में से -3 गया तो प्लस का हो जाएगा बेटा ये, तो -4 में से -3 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों? माइनस का 4 ज़्यादा है और 3 प्लस का कम है। अगला -4 में से -5 गया तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का के। ऐसे सी ए निकाल दिया बेटा, ठीक है। ए के स्थिति सदिश में से सी के स्थिति सदिश को घटा दिया, तो ए का स्थिति सदिश 2 में से 3 गया, और -1 में से -4 मतलब +4 हो जाएगा, और 1 में से -4 घटाया तो +4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -i कैप + 3j कैप + 5k कैप। अब इनके मैग्नीट्यूड और निकाल देने हैं आपको। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वेक्टर ए का मॉडुलस निकाल देना। वेक्टर ए का मॉडुलस यहाँ निकाल के बताता हूँ मैं आपको। वेक्टर ए का मॉडुलस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस क्या हो जाएगा ये बताना। वेक्टर ए बी, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा देखना। मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर में वही -1 का स्क्वायर 1, और बेटा -2 का स्क्वायर 4, और बेटा -6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 1 41, तो कितना हो गया √41। ऐसे बेटा वेक्टर बी सी का मॉडुलस निकाल दिया। बी सी का मॉडुलस कितना हो जाएगा, बी सी का मॉडुलस हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा √6। अगला वेक्टर सी ए का मॉडुलस निकाला। वेक्टर सी ए का मॉडुलस कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया ये हो गया 25 और 9 34 और 1 35, √35। मतलब ए बी का मॉडुलस निकाल दिया, बी सी का मॉडुलस निकाल दिया, और सी ए का मॉडुलस। हम यहाँ क्या देखते हैं बेटा, वेक्टर ए बी का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर किया जाए, और वेक्टर बी सी का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर किया जाए, प्लस वेक्टर सी ए का जो मॉडुलस है इसका स्क्वायर किया जाए, तो क्या आता है ए बी का मॉडुलस कितना है √41। √41 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर बी सी का वैल्यू कितना है √6 का स्क्वायर करेंगे 6, प्लस सी ए का जो मॉडुलस है कितना √35, √35 का स्क्वायर करेंगे बेटा 35, तो यहाँ से क्या आ रहा है 41 बराबर 41। और समकोण त्रिभुज में ये कंडीशन होती है जब कर्ण का वर्ग या किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी वाली भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ जाए तो वो समकोण त्रिभुज होता है, अदरवाइज वो समकोण त्रिभुज नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी क्या होगा बेटा, जो ए बी सी जो दे रखे हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समझ में आया। अगले वाले जो एग्जाम्पल हैं 18-19 एग्जाम्पल और हैं, 30 एग्जाम्पल हैं शायद इसमें, तो वो बेटा अगले वीडियो में डाल देंगे। और वीडियोस ठीक क्वालिटी की डाली जा रही हैं यहाँ से, इनको अपने फ़ोन में क्वालिटी सुधार करके देखा करें जिससे आपको पढ़ने में परेशानी ना हो, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।